हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे फ्रेशर थर्ड ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चंस। याद रखिएगा, ये बस फ्रेशर थर्ड ऑफिसर के लिए ही है। मतलब आपका 2 MFG ओरल ख़त्म हो गया, आप उसके बाद शिपिंग कंपनीज़ में आपका जॉब प्रोफाइल दिए है या फिर फिज़िकली विजिट किया है, फिर आपको सिलेक्शन किया गया है एज अ न्यू थर्ड ऑफिसर। तब अगर आपके पास रैंक एक्सपीरियंस है एज अ थर्ड ऑफिसर तो ये सब सवाल नहीं पूछेगा। और एक चीज़, ये सब जो क्वेश्चंस मैंने डाला है ये सब मेरा पर्सनल मतलब इंटरव्यू से ही मिला है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं किसी को पूछा हूँ या फिर कोई ग्रुप से लिया हो, ऐसा नहीं। मैं खुद ये 3 शिपिंग कंपनीज़ में मेरे टाइम पे क्लियर करना, जो ओरल होता है वो क्लियर करने के बाद इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे। तो ये जो जो सवाल मैं अभी डिस्कस करूँगा सब मेरा ही सिलेक्टेड लिस्ट है, वो सब को मैं रखता हूँ अपने पास। जो जो क्वेश्चंस पूछता है वही सब क्वेश्चंस उन कंपनी के साथ आज मैं डिस्कस करूँगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप अभी रिसेंट क्लियर किए हैं तो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा 3 कंपनी का बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है एंग्लो ईस्टर्न। इसमें बहुत सारे आप लोग जाना चाहते हैं। अभी अभी तो इसका RPSL सस्पेंड भी हुआ है, आपको मालूम है, लेकिन वो तो मालूम ही है आपको कि इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओवरकम हो जाएगा एंग्लो ईस्टर्न को। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वालेम, और जो थर्ड है वो है वी सिप्स। इन तीनों में से एंग्लो ईस्टर्न वालेम नॉर्मल्स है, कुछ खास नहीं। वी सिप्स क्या जो है वो बहुत खास है। मतलब ऐसा लगेगा कि वी सिप्स का इंटरव्यू देने के टाइम कि आप दोबारा ओरल दे रहे हैं उधर। ठीक है, बहुत मतलब टफ होता है वी सिप्स का इंटरव्यू क्वेश्चन का। अगर वो फ्रेशर भी हो आप, या फिर अगर आप एग्ज़ाम का तुरंत बाद भी आप वी सिप्स में दे रहे हैं तो भी लगेगा आपको कि ये थोड़ा तो मतलब मुश्किल है ही। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं सस्पेंड किया हुआ RPSL कंपनी एंग्लो ईस्टर्न पे। ठीक है, ओके। एंग्लो ईस्टर्न, इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। जब मैंने दिया था, मुझे पहला बार पूछा गया था कि डिटेल्स ऑफ योर लास्ट कंपनी। ये जो सवाल है मैं हर कंपनी में नहीं डालूंगा वालेम या फिसिप्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मतलब इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बस आपका रैंडम एक कन्वर्सेशन है कि आपका पुराना कंपनी के बारे में बताओ और रीज़न फॉर योर डिस्चार्ज, मतलब चेंजिंग कंपनी। मैंने अपना बोल दिया था कि मैं कैडेटशिप किधर से किया था, और मुझे पूछा गया था कि आप इधर क्यों आना चाहते हो। मैं बोला कि मेरा तो अभी मतलब डिले है, बहुत लाइन अप किया गया है और वो बहुत डिले है, अभी अर्जेंट वैकेंसी भी नहीं है, तो मैं इसीलिए आपका कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी मेरा जो एग्ज़ाम क्लियर करके आया उसका एकदम फ्रेश नॉलेज बोल सकते हैं आप, थियोरेटिकल जो नॉलेज है मेरे पास, मैं उसको तुरंत इम्प्लाई करना चाहता हूँ टू द प्रैक्टिकल वे। मीन्स आपका जहाज ज्वाइन करके मैं अपना थियोरेटिकल नॉलेज जो मैं गैदर किया हूँ एग्ज़ाम दे के, मैं आपका कंपनी में आपका जहाज में सर्व करके उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर था। आपका आंसर वेरी कर सकता है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बस जेन्युइन आंसर ही देना चाहती है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड योर चीफ ऑफिसर अलाउड यू टू असिस्ट थर्ड ऑफिसर इन हिज LSA FFA मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें तो मुझे तो हाँ यस, मुझे भेजता था उनके साथ, मैं उनके साथ बहुत सारा LSA और FFA मेंटेनेंस, इवन मैं खुद भी करता था। फायर फाइटिंग का भी कुछ कुछ मेंटेनेंस मैं अपना कैडेटशिप में करता था। ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर आपको देता था या फिर आपको कुछ प्लान था कि हाँ आप उन्हीं के अंडर थे थर्ड ऑफिसर के। कोई कोई होता है कुछ कुछ कंपनी में कि 3-4 महीना चीफ ऑफिसर के साथ रहता है, बाकी 3 महीना थर्ड ऑफिसर का वॉच में रहता है, तो ये वेरी करता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको इसको भी जेन्युइन आंसर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, बाकी आप यस बोल सकते हैं, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो उसको लग जाएगा कि आपका LSA FFA मेंटेनेंस आप अभी तक मतलब बहुत कच्चे हैं, आपको कोई प्रैक्टिकल वे में आपको नहीं दिखाया या फिर सिखाया गया है। ठीक है, तो आपको इसको येस, तो आपको मतलब मैं बोलूँगा कि हाँ येस ही बोल दीजिए, क्योंकि आपके पास जो थियोरेटिकल नॉलेज है, अगर कुछ क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चंस आपको किया भी LSA FFA मेंटेनेंस में, आप उसको आंसर दे सकेंगे, उसको नहीं लगेगा कि नहीं आपको नहीं भेजा था या फिर ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फायर ड्रिल यू नोटिस्ड अ लिटिल वॉल्यूम ऑफ एयर। मतलब अपना SCBA से एयर कहाँ से गया, SCBA से, कि हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय द फायर पार्टी। क्या होता है ड्यूरिंग फायर ड्रिल? फायर ड्रिल में हम लोग, अगर आपका जो बॉटल है उसके ऊपर स्पेसिफिकली अगर ड्रिल लिखा रहता है
तो हम लोग ड्रिल के टाइम वही यूज़ करते हैं। अगर नहीं होता है, बहुत सारे कंपनी में तो होता ही नहीं है ड्रिल मतलब अलग से, तो जो है वही है, उसको हम लोग यूज़ करते भी है। कभी कभी उसका सिमुलेशन जैसे कि कैसे यूज करेंगे, उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन जैसे मास्क हो गया, उसका वाल्व हो गया, वो सब कैसे यूज करेंगे, ये करके हम लोग एक नॉर्मल ड्रिल फॉलो अप करते हैं। ठीक है, अगर कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है कि सच में कोई वो वाल्व जो उसका होता है उसको खोल दिया, आपको आप तो मतलब ड्रिल के अंदर ही आपका जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं, एंड आप नोटिस किए जो वाल्व है वो खोला है और वो जो मास्क है उसको मतलब चेकिंग चल रहा है कि जो फायर पार्टी है जो अंदर जाएगा वो चेकिंग करके वो पहन के चला भी गया होगा अंदर, तो क्या होगा उसमें से मिनिमम 15-20 मिनट तो चला जाएगा। 15-20 मिनट में कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर उसका कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो आप ये नोटिस किए कि कंज्यूम हो गया, आपका फॉलो अप एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, इसमें आपका प्रॉपर आंसर ये होगा। हाँ, और एक चीज़, मैं ये सब ना मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब जो आंसर है आप बाद में भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो वरना बहुत बढ़ जाएगा। मैं डिस्कस पूरा नहीं करूँगा, हाँ जितना मैं कर सकता हूँ डिस्कस बहुत शॉर्ट वे में वो मैं कर दूँगा। ठीक है, कोई एक प्रॉपर आंसर जो मैं लास्ट वीडियो के हिसाब में करता था उतना मैं इधर नहीं करूँगा। एक फॉलो अप एक्शन या फिर जो कुछ भी होगा मैं तुरंत बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट कर जाऊँगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा कि आप देखें जब ये कंज्यूम हो गया है तो आपका एज अ रिस्पॉन्सिबल थर्ड ऑफिसर आपका क्या होगा FFA आइटम्स के ऊपर कि आप उसको तुरंत रिफ़िल करेंगे। ड्रिल के बाद तुरंत रिफ़िल करने के बाद आप ये भी श्योर हो जाएंगे कि उनका प्रेशर जो है ठीक है, और जो SCBA बॉटल है वो बॉटल को वापस जो उसका पोजीशन है एज पर फायर प्लान आप उसको उधर रख देंगे। मतलब आपका आंसर है कि मैं श्योर होके ये रख दूंगा कि मेरा जो बॉटल है वो फील्ड किया गया है, और फील्ड होने के बाद मैं उसको रख दिया हूँ अपने FFA प्लान के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम बेसिक पोर्ट पेपर्स यू हैव सीन योर थर्ड ऑफिसर प्रिपेयरिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरी पोर्ट, जस्ट नेम देम। मतलब वो आपको पूछेगा कि आपको देखना चाहता है कि हाँ एक्चुअली में आप जो 6 महीना मतलब बिता के आए हैं आपका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में, आपने सही से यूटिलाइज किया है कि नहीं अपना टाइम को। ऐसा है कि नहीं कि आप 6 महीना बस नाम पे ही बिताए, कुछ भी पेपर्स के बारे में मालूम नहीं। क्योंकि देखिए क्रू लिस्ट, अपना लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल, ये सब को मालूम होता है कि हाँ ये बेसिक पोर्ट पेपर से एक कैडेट जाने के बाद 2-3 महीने में ये मालूम चल जाता है कि थर्ड ऑफिसर यही सब लेके घूमता रहता है। क्रू लिस्ट, लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल, फिर आपका बहुत सारा चीज़ हो जाता है। मतलब जो अपना फैसिलिटेशन फॉर्म होता है, क्रू लिस्ट, पैसेंजर लिस्ट, डेंजरस कार्गो लिस्ट, स्टोर लिस्ट, ये सब अभी आपको फैल फॉर्म के अंडर ही बोल सकते हैं। आप बाद में रिसर्च करके देखिए कि कौन सा फैल फॉर्म मतलब जो फैसिलिटेशन फॉर्म कौन सा उसका नाम के साथ, तो आपको उसको ज़्यादा इंप्रेस कर पाएंगे। वरना बेसिक क्रू लिस्ट, लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल, अपना लास्ट 10 पोर्ट ऑफ कॉल हो गया, पैसेंजर लिस्ट, इफ़ यू हैव एनी डेंजरस कार्गो लिस्ट, ये सब हो जाता है बेसिक पोर्ट पेपर्स। तो आप अगर बोल देंगे उसके साथ आपका शिप पर्टिकुलर्स हो जाता है, फिर जो आपका ये हो जाता है मेडिकल फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, MDOH, मेडिकल हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है, MDOH वो फॉर्म, बाकी जो है आपका वो सब बोल दीजिए तुरंत। आप इसको मतलब कुछ नहीं है, बस देखेगा कि आपको 5, 6, 7, 8 नाम मालूम है या नहीं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स यू हर्ड ड्यूरिंग योर कैडेटशिप। आपने मतलब बेसिक आपका देखेगा कि आपको हाँ कुछ तो मालूम है, जैसे कि आपका ग्रॉस टॉनेज सर्टिफिकेट हो जाता है, या फिर जो टॉनेज सर्टिफिकेट हो जाता है, सॉरी मैं टॉनेज बोलने जा रहा था, टॉनेज सर्टिफिकेट हो जाता है। फिर जो बेसिक है कैडेट भी जानता है, सैनिटेशन एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट हो जाता है। फिर आपका बहुत सारा जैसे मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट हो जाता है। ये सब ऐसा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको कैडेटशिप में भी आप सुने होंगे। अगर नहीं सुने होंगे, जब आप जो ओरल्स दे रहे थे उसके टाइम में भी आप बहुत सारा जैसे IOPP हो गया, मतलब मेन जो है IOPP, फिर स्वेज पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट, ये सब आपका बोल दीजिए तुरंत ही। उनको मतलब सोचने का टाइम मत दीजिए, आप तुरंत आंसर कर दीजिए तो लगेगा कि हाँ मालूम है इनको। ठीक है, फिर मुझे क्या पूछा गया था, मैं जैसे ही मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर दिया था, मुझे पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट। देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस है वो बहुत नॉर्मल था। ठीक है, मतलब आपको भी लग रहा है कि हाँ यार अच्छा खासा कंपनी था तो वो ऐसा इजी सवाल क्यों पूछ रहा है।
अभी देखिए मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट क्या होता है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो मतलब आपका जहाज़ का एक मिनिमम सेफ ऑपरेशन के लिए कितना पर्सनल चाहिए उनको वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये सब एज अ ऑफिसर ही आपको मालूम चलेगा, ऐसा नहीं कि कैडेट नहीं बोल पाएगा शायद मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। कैडेट जब एग्ज़ाम दे के पास करेगा तब उसको मालूम चलेगा कि हाँ मिनिमम सेफ मैनिंग, तो वो वही चेक करेगा कि हाँ आपका जो एग्ज़ाम दिए हैं आप वो अपना ऑफिसर लेवल में ही दिए हैं कि नहीं, या फिर ऐसे ही रट्टा मार के या कुछ मार के चले गए। तो ये चेक करने के लिए पूछेगा मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये रूल 15, ये चाहे कोई भी कंपनी हो ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, जो अपना क्रॉसिंग सिचुएशन है। इसमें से एंग्लो ईस्टर्न मुझे क्या क्या पूछा था, क्रॉसिंग, सपोज ये आपका वेसल हो गया, ठीक है, क्रॉसिंग फ्रॉम पोर्ट साइड, इधर से क्रॉस कर रहा है वेसल, इधर से क्रॉस कर रहा है, या फिर कोई भी एक साइड से बोलेगा। बेसिक क्वेश्चंस, कौन गिववे वेसल है, कौन स्टैंड ऑन वेसल है। ठीक है, इनमें से आप बोल सकते हैं एज पर रूल 15 कौन गिववे है, कौन स्टैंड ऑन है। फिर क्या करेगा वो, फोकस ऑन पोर्ट साइड क्रॉसिंग वेसल, मतलब जो अपना ये तो अपना हो गया पोर्ट साइड स्टार्बोर्ड, इसका पोर्ट साइड ये हो गया, इसका स्टार्बोर्ड साइड ये हो गया। इस वाले वेसल पे वो ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि क्या है इसमें एक कंसेप्ट आता है कि हम लोग घूम के, अगर वो बहुत सारा वो जैसे हम लोग पढ़ते थे कि ये रिस्क ऑफ कोलिशन एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, तो क्या करोगे, जो आंसर था वो घूम के एक टर्न मार के उसका पीछे से जाएंगे, ये सब कॉन्सेप्ट, या फिर स्पीड स्लो करके उसको जाने देंगे, ये सब होता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम लोग कभी भी आंसर नहीं देते कि हम लोग पोर्ट ऑल्टर करेंगे। ठीक है, तो वो आपको पूछेगा फॉर पोर्ट साइड क्रॉसिंग वेसल अनदर क्वेश्चंस कि व्हाई विल यू नॉट ऑल्टर कोर्स टू पोर्ट, मतलब उसका आप तो आराम से इधर से पोर्ट ऑल्टर करके आप जा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं जाएगा। तो उसका आंसर आपको मालूम है, मैं और एक बार बोल देता हूँ कि सपोज आपका वेसल ये है और ये एक वेसल पोर्ट साइड से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ये एक वेसल पोर्ट साइड से क्रॉस कर रहा है, तो आपका डिस्टेंस होगा शायद, सोचो कि 8 माइल या कितना, जो अपना TCPA CPA देखेंगे आप, तो ये सोच रहा है कि मैं 4 माइल पे जाके मैं अपना स्टार्बोर्ड ऑल्टर करूँगा, क्योंकि वो तो और उसका जिम्मेदारी ऑल्टर करने का। आप सोच रहे हैं कि ये 6 माइल हो गया, लेकिन अभी भी ये ऑल्टर क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखा है कि मुझे 4 माइल चाहिए। सपोज ये बहुत हाई, मतलब ये वेसल है और इसका मैन्यूवरिंग बहुत अच्छा है, इसको 4 माइल में इसका मैन्यूवरिंग हो जाएगा, आराम से पीछे से निकल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि एक अभी 6 माइल है, अभी भी क्यों नहीं कर रहा है। तो आप ये सोच के अगर आप ऑल्टर कर दिए इधर और 2 माइल बाद वो भी ऑल्टर कर दिया एज पर मतलब कॉल रैग, तब जाके दोनों में एक कलीशन सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से आप गलत है, क्योंकि ये कॉल रैग फॉलो कर रहा है, ROR फॉलो कर रहा है, या ROR फॉलो करके ही स्टार्बोर्ड ऑल्टर किया। आप पैनिक में आके क्या कर दिए, पोर्ट साइड ऑल्टर कर दिए कि मैं पहले से क्लियर करके निकल जाऊंगा पीछे से, लेकिन उसके लिए आप ROR को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सवाल है इसको आपको क्लियरली उसको समझाना है। ठीक है, जो मैं जैसे बताया कि मैं पोर्ट साइड ऑल्टर किसलिए नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो भी कुछ टाइम बाद ऑल्टर कर दिया तो दोनों के बीच एक ROC रिस्क ऑफ कोलिशन हो सकता है। ठीक है, ये भी मैं बोल दिया आपको, ये क्वेश्चंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रूल 15 जो मैं 3 चीज़ इधर लिखा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये सवाल मुझे अभी भी याद है, मुझे पूछा गया था, मैं बहुत मतलब क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हम लोग ये एक डाउट में रहता है कि कितना माइल पे, कौन था वो कैलकाटा में पूछता है कोई एक सर्वेयर कि मुझे एग्जैक्ट रेंज बताओ कितना माइल पे तुम एक्शन लोगे। अभी एग्जैक्ट रेंज तो ROR पे भी नहीं है। जैसे ये सवाल है, देखिए, टारगेट वेसल 14 माइल्स अहेड है। सपोज ये आपका वेसल है, कोई भी, ये आपका वेसल है V1 और ये एक वेसल है V2। ठीक है, इन दोनों के बीच में 14 माइल, और क्या है, हेड ऑन सिचुएशन, जैसा मैं फोटो पे दिखाया इधर, और ROC एग्जिस्ट करता है, मतलब सपोज CPA 0 है, नील, क्योंकि ये दोनों हेड ऑन ही है। एट व्हाट रेंज विल यू टेक एक्शन, तो अभी आपका कितना है, 14 माइल। आपको पूछेगा एट व्हाट रेंज यू विल टेक एक्शन। ठीक है, मैं पहले बोला कि सर एज पर मैं जो पढ़ा था एग्जाम में कि हाफ ऑफ द विजिबिलिटी माइल, ये वो, मतलब मैं अपना फंडा देने लगा। वो बोला कि स्टॉप, मुझे बस रेंज बताओ, 14 माइल है तुम्हारा, तुम नोटिस किए ये सब कि ROC एग्जिस्ट करता है, मुझे रेंज बताओ, एक डिजिट बताओ, डिजिट कि कितना डिजिट पे तुम ऑल्टर करोगे। ऑल्टर तो स्टार्बोर्ड ही करना पड़ेगा क्योंकि ROC मतलब कॉल रैग फॉलो करके, लेकिन कितना माइल है।
तब मैं जाके बोला था कि 6 माइल पे ऑल्टर करूँगा। तब सर्वेयर जो था वो बोला ठीक है, मैं 6 माइल तुमको अलाउ करता हूँ, अगर तुम 6 से कम बोलते कि 4 माइल तब मैं तुमको अभी फेल कर देता। क्यों? क्योंकि एक मैन्यूवरबिलिटी का जो ये है, एज पर एंग्लो ईस्टर्न शायद वो 8 माइल है या फिर कितना, 8 अगर बोल देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कि तो 8 माइल तक एक नॉर्मल एक मतलब कोई भी जहाज मैन्यूवर करके निकल सकता है। लेकिन 4 माइल ये अपने बहुत रिस्क ले रहा है। आप कंपनी नहीं चाहेगा कि वो जो थर्ड ऑफिसर को ले रहा है वो रिस्क पे प्ले कर रहा है, मतलब इसमें नहीं, कैलकुलेशन पे नहीं। तो आपको बोल रहा है कि मैं 8 to 6 माइल, ये इसका आंसर है। मैं 8 माइल से अवेयर हो जाऊंगा कि मुझे भी ऑल्टर करना है और 6 माइल तक मुझे कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। 8 to 6 माइल मैं एक्शन लूँगा और उसके बाद मतलब जो होगा मैं स्टार्बोर्ड करूँगा, वो भी स्टार्बोर्ड करेगा। बाकी तो फॉलो अप एक्शन फॉलो अप है मैं ही रहेगा, वो तो आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगडीस पे। एगडीस पे मुझे क्या क्या पूछा गया था, हाउ मेनी एगडीस ऑन लास्ट शिप। हाँ, एक चीज़ है मॉडल। आप कभी भी आपका जो आपके पास पर्टिकुलर होगा कैडेट शिप का जो शिप पर्टिकुलर है वो आप देख के जाइए, या फिर आपके पास कुछ भी होगा आप बस उसमें से वो देख के जाइए कि आपका लास्ट जहाज का एगडीस मॉडल क्या है। क्योंकि कोई कैप्टन्स रहता है जो बहुत स्पेसिफिक होता है, उनको जानना ही है कि आपका जहाज पे मॉडल क्या था। अगर आप भूल गए तो हंसेगा, कुछ नहीं कि आपको मतलब ये भी मालूम नहीं है कि जहाज का एगडीस का मॉडल क्या है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए एगडीस एक बहुत अनोखा चीज़ है। ठीक है, हाँ आप बोल सकते हैं कि आईफोन का कौन सा नया 14 मॉडल है, या फिर अगर उनको आपको एक आईफोन पकड़ा दिए वो बहुत स्पेसिफिकली यूज़ करेगा उसको कि हाँ ये भाई मेरे पास आईफोन 14 ही है, आईफोन 14 में ये चीज़ें हैं। ये मतलब वो बहुत पर्टिकुलर्स होता है इक्विपमेंट्स के बारे में। हम लोग जैसे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम लोग को बहुत मतलब कैजुअली मिल जाता है सब कुछ। उनको एगडीस बहुत मतलब आराम से नहीं मिला था, तो वो बहुत पर्टिकुलर्स होता है एक डिस्क के बारे में। ठीक है, तो आप एक बार मॉडल को देख के जाइए, आपका नाम याद रखिए कि हाँ ये मॉडल मैंने JRCB कोई भी मॉडल उसका याद रख के जाइए, क्योंकि ये पूछता है, मुझे भी पूछा गया था। फिर क्या है, सेफ्टी सेटिंग्स ऑन एगडीस। मतलब इसमें क्या मुझे क्या पूछा गया था कि सैलो कंटूर क्या होता है, फिर सेफ्टी कंटूर क्या होता है, सेफ्टी डेप्थ क्या होता है, यही सब। ठीक है, सैलो कंटूर नॉर्मली सैलो कंटूर से ही चालू करता है कि क्या होता है बोलो, फिर सेफ्टी डेप्थ ये वो सब आपको बस वो देखेगा कि आपका हाँ नॉलेज है। बाकी जो उसका ये है वो सब वो बाद में है, उसका BTA में कोर्स आता है एंग्लो का, उसमें आपको सिखा देगा। ठीक है, लेकिन पहले वो देखेगा कि आपके पास जो बेसिक नॉलेज है या नहीं सैलो कंटूर सेफ्टी कंटूर का। ठीक है, फिर क्या पूछा गया था, योर शिप जस्ट एंकर्ड, मतलब आपका जहाज बस अभी एंकर किया है, हाउ विल यू मॉनिटर योर पोजीशन ऑन एगडीस। ठीक है, इसके लिए अभी आप बोल सकते हैं कि लैंड नियरेस्ट कोई लैंड है, इधर लैंड के साथ ये कर दूंगा, या फिर जो आपका स्विंगिंग सर्कल है या फिर एंकर सर्कल है वो डाल दूंगा। ये सब आप बाद में रिसर्च करके आप इसका आंसर बनाइए। बहुत सारा पॉइंट्स आप बोल सकते हैं इसके ऊपर, बाकी तो मैं बोल दिया क्वेश्चंस आपको। ठीक है, तो एगडीस के ऊपर ये सब क्वेश्चंस देख के जाना चाहिए अगर आप एंग्लो के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे वालेम शिप मैनेजमेंट। वालेम बहुत मेरा रिसेंटली इसमें इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो इसमें क्या क्या पूछा गया था मुझे अभी भी याद है, मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, चलते हैं वालेम शिप मैनेजमेंट। अभी वालेम का कैसे मतलब उसका प्रोसीजियर्स क्या है। सबसे पहले CES टेस्ट एक लेता है ये लोग। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर ऐसा कुछ नाम दिया गया है इसको, CES टेस्ट। उसके बाद इसका एक कॉलरेक टेस्ट होता है। ये बहुत मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कुछ टेस्ट है, ये सब टेस्ट तो CES टेस्ट आपको सीगल का जो PDF मिलता है उसमें मिल जाएगा। कॉलरेक का जो टेस्ट होता है ये थोड़ा जेन्युइन है, मतलब आपको हाँ भाई आपको टाइम लगेगा थोड़ा उसको सोचने में। अगर इसमें टाइम दिया गया है 45 मिनट्स, तो आप देखेंगे कि आपको 40 मिनट्स ही लग रहा है या फिर इतना कुछ ही लग रहा है इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि ये आपको बहुत सोचने में मजबूर कर देगा ये टेस्ट। फिर क्या होता है, उसका इंटरव्यू लेंगे वो लोग। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्रो टेस्ट बहुत झंझट वाला है, लेकिन उसमें तो शायद आदमी रुकता नहीं है, निकल जाता है। मतलब ये तो आउट ऑफ द आपका सिलेबस ही बोल सकते हैं आप, इसमें ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें CES टेस्ट और कॉलरेक टेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंटरव्यू। अभी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। CES टेस्ट एक्चुअली सब कंपनी लेते हैं, एंग्लो भी लेते हैं। मैं एंग्लो के लिए देना भूल गया नहीं, मतलब उसका तो और भी प्रोसीजर्स है। एंग्लो भी लेगा, कोई भी एक नया कंपनी आ रहा है तो CO चाहे एंग्लो हो चाहे थॉम हो, कोई भी, मैं थॉम में नहीं दिया लेकिन मालूम है कि ये सब में CES टेस्ट अभी कॉमन हो गया।
CS टेस्ट बेसिकली किस तरीके से रहता है, आपको अगर सपोज 65 क्वेश्चन से ऐसा कुछ रहता है, उनमें से वो लोग डिवाइड कर, हाँ ये आता है कि सफल करके आएगा, मतलब 1 नंबर के बाद अगर कार्गो ऑपरेशन कार्गो हैंडलिंग का है तो उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चंस कार्गो हैंडलिंग के ऊपर, बीच में ये आ जा सकता है। ऐसा नहीं कि कार्गो हैंडलिंग के ऊपर ही आपको 1 2 3 ऐसा आएगा कि ये सब कार्गो हैंडलिंग न्यूमेरिकली चल रहा है, सफल करके आएगा। तो उसमें से क्या क्या रहता है, कार्गो हैंडलिंग, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द शिप जो मैन्यूवरिंग हो गया, नेविगेशन हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन हो गया। इधर ROR नहीं है, कोई कंपनी क्या करता है अलग से ROR नहीं लेता है, इसके अंदर ही ROR कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो लोगों का अलग से कॉल रैक टेस्ट नहीं होता है, तो ये सब के अंदर ही ROR में घुसा देता है, क्वेश्चंस बढ़ा दे सकता है या फिर टाइम का जो ये है वो कर सकता है, ठीक है। तो CS टेस्ट का बेसिकली ऐसा ही फंडा रहता है। अभी उसमें लोचा क्या होता है कि इसमें भी आपको 75% सब में, ओवरऑल आपको एक बोल देगा कि 60% या कितना, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में जैसे कि कंट्रोलिंग, इसमें आपको मिनिमम 75 ऐसा वो लोगों का कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो वो आपको पहले मेल पे मालूम चल जाएगा, तो आप जब देंगे तो थोड़ा देख के, मतलब थोड़ा कॉशियस होके दे सकते एग्ज़ाम, ठीक है। CS टेस्ट का मैं एक आउटले बोल दिया आपको, ठीक है। चलते हैं अभी क्वेश्चंस पे। वॉल्यूम में पूछा गया था कि स्टार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट, आपका जहाज में फॉरवर्ड से लेके पीछे से आप चालू करो, कौन सा LSA आइटम्स आपका जहाज में, लास्ट जहाज में एज अ कैडेट आप देखे हैं, रिमेंबर करो और पूछो। तो चालू कर दो आप पहले से कि लाइफ बॉय आपका इधर है, लाइफ बॉय विथ लाइंस है, अगर इधर लाइफ राफ्ट रहता है, ये सब जैसे भी आप ऐसे बोलोगे कि फॉरवर्ड लाइफ राफ्ट, फिर वो आपको रुकवा सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ राफ्ट पे ही आके रुकेगा, वो लाइफ बॉय पे भी रुकवा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पूछ सकता है इक्विपमेंट डिटेल्स कि लाइफ बॉय जब बोल दिए कि फॉरवर्ड में लाइफ बॉय है या फिर उसका रोप है, तो उसको पूछ सकता है कि उस रोप का लेंथ कितना होता है, जो आपका लाइफ लाइन होता है उसका लेंथ कितना होता है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि जो फॉरवर्ड लाइफ राफ्ट है उसमें आपका HRU क्यों नहीं होता है, मतलब एकदम बेसिक सवाल है, ऐसा नहीं कि आपको वो रस्सी का डायामीटर, ग्रैब लाइन का डायामीटर ये सब पूछेगा, ये सब इतना डिटेल्स में नहीं पूछता, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फैटिग हो चुके होते हैं जब तक हम लोग 3 ओरल क्लियर करते हैं, ठीक है, या फिर आपका बहुत सारे का तो रिटेन ओरल्स, तो हम लोग बहुत फैटिग हो जाते हैं, तो उनको मालूम है, वो आपको बस एक ओवर या फिर आपको एक प्रैक्टिकल सवाल पूछेगा जिसका आपको एक प्रैक्टिकल आंसर देना है। तो जैसे ही आप ये बोल के आप ये आंसर के लिए आप सोचिए कि आगे से क्या होता है, लाइफ बॉय, लाइफ राफ्ट, फिर इधर आपका जो एकोमोडेशन, आपका पायलट लैडर या फिर जो है उधर आपके लिए क्या क्या है, विथ जो SI लाइट होता है सेल्फ इग्नाइटिंग लाइट्स के साथ, या फिर क्रेन अगर होता है, क्रेन में जो आपका इवैक्यूएशन लैडर हो जाता है, या फिर कुछ भी आपका अगर मास्ट हाउस, बीच में मास्ट हाउस में आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स रहता है, तो ये सब आप बोल के पीछे आ सकते हैं, मतलब ये तो आपको मालूम चल ही जाएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज FFA एनुअल इंस्पेक्शन, ठीक है, मतलब बेसिक सवाल कि एनुअल इंस्पेक्शन सुने हो, हाँ मैं अब बोलूँगा कि सुने, क्योंकि एनुअल तो आप सुने ही होंगे जहाज पे कैडेट में, लेकिन करता तो 3rd ऑफिसर ही था, तो पूछेगा आपको कि ये क्या होता है। अभी इसके लिए मैं आपको आंसर तो नहीं बोल सकता, अभी आप 16 चैप्टर 2, मतलब ये जो रिविजन या फिर ये जो आपका चैप्टर है, इसमें आप एक बार जाके ढूंढ सकते हैं, एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा, या फिर MSc सर्कुलर ये वाले नंबर पे आप रेफरेंस ले सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि एनुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, या फिर कौन सा चीज़ एनुअली आता है, कौन सा चीज़ 5 ईयरली जाता है, ये सब आपको मालूम चल जाएगा, ये सब 16 के हिसाब से, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर लाइन लीकेज। आप जा रहे हैं जहाज पे राउंड पे, आपको मिला कि फायर लाइन से पानी गिर रहा है, इधर से लीकेज है, क्या करेंगे, फॉलो अप एक्शन क्या करेंगे। अभी ये जो आंसर है ये बहुत, क्योंकि लीकेज तो हो रहा है, अभी इसमें क्या किसका काम आ जाएगा, एक आप चीफ इंजीनियर को या फिर आप सेकेंड इंजीनियर को, एज वेल एज अपना जो चीफ ऑफिसर है सबको इन्फॉर्म किया। अभी वो लोग के हिसाब में है, चीफ इंजीनियर इनको कैसे हैंडल करेंगे, उसके अगर पाइप उसको निकालना होगा तो निकाल के वो कैसे फिट करेंगे, वो फिटर के साथ डिस्कस करना, या फिर अगर उसको डॉपलर लगाएंगे तो कैसा होगा। तो ये बेसिकली बहुत सारा आंसर आता है इसका। अगर आपके पास स्पेयर पाम जो फायर लाइन थोड़ा है उसको काट के लगा सकते हैं, या फिर डॉपलर लगा सकते हैं, या फिर कोई भी आप मतलब थूक पट्टी काम कुछ भी करो, लेकिन उसको आप एक जेन्युइनली बताओ कि मैं पहले चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर इनको इन्फॉर्म करूंगा कि सर इधर से लीक हो रहा है,
कुछ एक्शन लेंगे, उसका अगर कुछ रिपोर्ट बनाना होगा तो बनाएंगे, फिर एक मतलब डिस्कस करेंगे कि कैसे हो सकता है, इसको डॉपलर मार सकते हैं या फिर हम मेरे पास स्पेयर लाइंस है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक आप आंसर बना के रखिए, अगर आपको पूछा गया कभी इंटरव्यू क्वेश्चन में तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एगडीज का सेफ्टी सेटिंग्स एंड कलर कोड। सेफ्टी सेटिंग्स में आपको शायद अभी बोला था कि वो एंग्लो में पूछा था, इसमें मुझे क्या पूछा गया था, सेफ्टी सेटिंग्स तो पूछा गया ही गया। जैसे ही मैं सेफ्टी सेटिंग्स का आंसर दे दिया, कलर कोड पूछने लगा था कि कलर कोड के बारे में बताओ, कौन सा कॉन्टूर कौन सा कलर का आता है या फिर क्या है, कितना कलर का टोटल आप देखते हो। तो इसके लिए जो बेसिक आप लोग ये पिक्चर बहुत देखे ही होंगे एग्ज़ाम के टाइम की, जो ये डीप ब्लू होता है या फिर लाइट ब्लू, उसके बाद ग्रे, उसके बाद वाइट, उसके साथ साथ एक कंटूर भी इसका ये हो जाता है। अगर आपको और इजी चाहिए तो ये वाला पिक्चर देख लो कि डार्क ब्लू में कौन सा आता है, फिर सैलो कंटूर इधर नाम दे दिया, फिर लाइट ब्लू में कौन सा आता है, ग्रे वाइट में कौन सा कंटूर आता है, डीप कंटूर का कौन सा कलर है, ये सब आप एक फ़ोटो से आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यही मुझे पूछा गया था कि इसका कलर कोड बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा गया था कि एमएलसी रेस्ट आवर्स का रिक्वायरमेंट्स क्या है, डू यू हैव एनी आइडिया तो है, लेकिन क्या होता है हम लोग ओरल के बाद भूल जाते हैं कि एक्चुअली क्या था। ओरल के टाइम हम लोगों का पूरा याद रहता है, बाद में ओरल ख़त्म तो भूल जाते हैं कि कितना घंटा क्या था। इसके लिए कुछ नहीं, मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ कि हाउ मच रेस्ट आवर्स, ये बहुत, क्योंकि अभी इधर तो आपको नहीं पूछेगा ना कि वर्क आवर्स और रेस्ट आवर्स का डिफरेंस बताओ, उतना आपको नहीं गहराई में पूछेगा वो, अगर आप चीफ मेट के लिए गए तब पूछेगा इंटरव्यू में, वरना आपको नॉर्मल बेसिक जो है कि 10 घंटे में 24 घंटे में 10 घंटा, उसको 2 भाग डिवाइड करो, कोई भी मतलब लास्ट 6 घंटे से ये वो कुछ भी है, 77 डे इन अ मतलब 77 आवर्स इन एक हफ्ते में 77 आवर्स से ज़्यादा नहीं। या फिर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि देयर शुड बी नो मोर देन 14 आवर्स ऑफ गैप, मतलब 14 घंटे का गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो ये सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक ओवरव्यू आंसर दे रहा हूँ कि ये वाला है भाई, अभी आप देख लो बाद में ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, ये मुझे भी पूछा गया था, मैं थोड़ा सोचा था इसके लिए, मुझे टाइम लगा था इसके लिए, क्योंकि ये जानबूझ के आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, आपको मालूम है सवाल, लेकिन आपको क्या है थोड़ा याद करना होता है। गार्बेज डिस्चार्ज या स्वेज डिस्चार्ज के मतलब जो स्वेज है उसके ऊपर, सपोज योर शिप इज एट एंकर डाल के खड़ा है एंड मोर देन 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड, तो ये जो लैंड है इससे आप बहुत 12 से बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस, कैन यू डिस्चार्ज सीवेज हेयर। मैं थोड़ा सोचा था इसमें, क्योंकि है ही सवाल ऐसा कि आपको सोचने में मौका मजबूर कर देगा, पहले आपको कंसिडर करने का कि हाँ 12 से तो मैं दूर ही हूँ, और इसमें क्या होता है गार्बेज और स्वेज मिक्स हो जाता है। ये सवाल ऐसा बनाया गया है कि गार्बेज और स्वेज में कंफ्यूज हो जाएगा। इसका आंसर क्या होता है कि हाँ सर, मैं जो 12 नॉटिकल माइल से दूर है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्चार्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एज पर स्वेज डिस्चार्ज क्राइटेरिया वेसल शुड बी प्रोसीडिंग एन रूट, ठीक है। तो आपको एंकर में आप स्वेज डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ये एक लाइन का आंसर है कि वेसल मस्ट बी प्रोसीडिंग एन रूट, जो मेरा नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, बस खत्म का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये बहुत कॉमन सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ कार्गोज यू हैव कैरिड, और जैसे आप बोलेंगे कि मैं ग्रेन कार्गो कैरी किया, तो ग्रेन में क्या किए, ग्रेन में आप सोयाबीन किए होंगे या फिर आप व्हीट किए होंगे, तो जो बेसिक ग्रेन कार्गो है उसका अभी पूछेगा हैजार्ड बताओ सोयाबीन्स का हैजार्ड आपको याद नहीं भी है तो ग्रेन का कार बोल दीजिए कि ग्रेन का क्या क्या हैजार्ड होता है, जैसे कि उसका जो मतलब वो बहुत शिफ्ट करता है, या फिर ग्रेन में कभी कभी क्या पानी घुस जाता है तो कार्गो ख़राब हो जाता है, या फिर ये सब बोल के ग्रेन कार्गो का बेसिक हैजार्ड सब बोल दीजिए, बस खत्म, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। व्हाट इज़ नॉन कन्फर्मिटी, NC जो हम लोग जहाज पे मालूम है एज पर ISM कोड, ये क्या होता है नॉन कन्फर्मिटी, ये वाले में पूछा था मुझे। NC बेसिकली क्या होता है, अगर आपको नहीं भी मिला होगा ये आंसर मैं बोल देता हूँ कि एन नॉन कन्फर्मिटी इंडिकेट्स, जो आपका इंडिकेट करता है कि कोई इंडिकेट्स नॉन फुलफिलमेंट, मतलब हाँ एकदम वर्ड भी नहीं हो सकता, नॉन फुलफिलमेंट of the requirements as per ISM code,
एंड ऑब्जर्वेंस, मैं इधर शॉर्ट में दिखा देता हूँ, एन ऑब्जर्वेंस व्हिच इंडिकेट्स अ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट एज पर आईएसएम कोड। ठीक है, ये एक लाइन का आंसर हो सकता है। अभी आपको कोड तो नहीं करना है, लेकिन ये बहुत आजू बाजू से घुस रहा होगा जो एक्चुअल नॉन कन्फर्मिटी का डेफिनेशन होगा। ठीक है, मुझे तो इतना ही याद है, मैं बोल दिया। आपको चाहिए तो आप गूगल से या फिर सर्च कर सकते हैं उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ लॉल। एंगल ऑफ लॉल में बेसिक पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन भूल जाते हैं उसका बेसिक फंडा क्या है। तो उनको मेनली जानना है ये चीज़ कि KM माइनस KG इज इक्वल टू GM, जिसमें GM नेगेटिव होगा। ये जो वैल्यू आएगा मतलब उसका एक नेगेटिव वैल्यू होगा, उसी को हम लोग एंगल ऑफ लॉल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि KM और KG में जो डिफरेंस है उसका नेगेटिव वैल्यू ही एंगल ऑफ लॉल। अभी वो आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा, आप पूछेगा भी तो आप उसको थोड़ा देख के रखिए, बोल सकते हैं। बाकी ये चीज़ है वो इसके ऊपर ध्यान देना चाहता है कि आपका GM नेगेटिव है उधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, OLM ख़त्म हो गया। अभी हम लोग आते हैं V-शिप्स। V-शिप्स में जब चालू किया तो मुझे स्क्रीन शेयर कर दिया एक, जिसमें पूरा मैं जैसे इधर PPT वीडियो बना रहा हूँ, उधर पूरा एक PPT स्लाइड्स बनाया हुआ है, जिसमें एक एक पेज में एक एक क्वेश्चंस बनाया गया। और वो क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, आप सोचेंगे कि चलो भाई अभी ख़त्म करो इंटरव्यू, क्योंकि V-शिप्स का इंटरव्यू मेरा गया था ऑलमोस्ट 2 घंटे। ऑलमोस्ट मैं 4 बजे चालू किया, करीब 6 बजे मेरा इंटरव्यू ख़त्म होगा दोपहर में, मतलब सॉरी शाम के साइड में 6 बजे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। और ऐसा इंटरव्यू सवाल था कि आपको लगेगा कि भाई मैं क्या पढ़ा था उस टाइम पे कि मैं अभी भूल गया, या फिर ये सब क्या चीज़ पूछ रहा है। ये सब ऐसा ही चीज़ पूछेगा जो आपको दिमाग से निकल जाता है। देखते हैं कौन सा सवाल पूछे गया था मेरे से। हाँ, इनका क्या होता है इंटरव्यू प्रोसेस में, पहला जो CES टेस्ट होता है, फिर नेविगेशन सिमुलेशन टेस्ट। आप अगर BTM किए होंगे मालूम होगा, जो बेसिक एक डिस्प्ले रहता है वो आपको लिंक दे देगा नेविगेशन सिमुलेशन का, या फिर आपका कॉलेज में कुछ कंसोल अगर होगा तो ऑलमोस्ट सेम दिखेगा ऐसा ही। मतलब आपको एक ही पेज ऐसा एक स्क्रीन खुल जाएगा, जैसे ही आप लिंक खोलेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा। इधर ऊपर आपको मिल जाएगा, इधर एक डिस का बटन है, एक डिस लिखा हुआ, इधर रडार है, ऐसा सब चीज़ है इधर। ठीक है, इधर आपका कुछ मेरीन इक्विपमेंट जैसे कि डॉपलर लॉग, इको साउंडर, ये सब है। और साउंड सिस्टम भी है, अगर आपको साउंड प्रेस करना है तो जैसे ही आप एक डिस्क पे माउस क्लिक करेंगे पूरा पेज एक डिस्क का आ जाएगा। जैसे ही आपका चार्ट बनाया हुआ है उधर एक प्रीलोडेड और ऐसा आपका जहाज़ ऑन शिप दिखेगा, और इधर उधर जैसा नॉर्मल रहता है। रडार पे क्लिक करोगे, आपको पहले सेटिंग्स कर लेना पड़ेगा कि आप नॉर्थ अप पे रखोगे या फिर आपका जो रिलेटिव वेक्टर है या ट्रू वेक्टर, ये सब सिलेक्ट करके फिर नेविगेशन सिमुलेशन जैसे ही चालू कर देंगे आपका जहाज़ चलने लगेगा। बहुत सारा जहाज़ रहेगा उधर आपको, मतलब ये उधर बेसिकली क्या होता है, क्रॉसिंग सिचुएशंस रहता है, ये वो यही सब चीज़ रहता है। मैं उधर नहीं दिया, मैं देख रहा था। नॉर्मली नेविगेशन सिमुलेशन में ओवरटेकिंग का एक पॉइंट आता है, आपको 4 बार शायद देना पड़ेगा। एक ओवरटेकिंग का रहता है, एक क्रॉसिंग का रहता है, और एक हेड ऑन का, ऐसा ही कुछ रहता है। और इसमें और भी चीज़ है कि आप मास्टर को इन्फॉर्म किया है कि उधर बटन है, पहले ही एक बटन रहेगा, उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे उधर लिस्ट आ जाएगा एक कि कॉल मास्टर, आपको मास्टर को कॉल करना है तो वो बटन प्रेस कर दीजिए। आपको इंजन रूम में इन्फॉर्म करना है तो वो बटन है। मतलब देखेगा कि हाँ ट्रैफिक है, आप मास्टर को बुला रहे हैं, या फिर CPA बहुत क्लोज है मास्टर को, बस प्रेस करना है आपको। ये सब आता है नेविगेशन सिमुलेशन टेस्ट पे। ठीक है, फिर आएगा इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू में क्या क्या सवाल मुझे पूछा गया था, इनमें तो बहुत सवाल पूछा गया था, मुझे जितना याद है मैं उतना ही आज डिस्कस करता हूँ। बेसिक आइडिया ऑन विंड एंड करेंट डायरेक्शन। जैसे ही आपका जहाज का हेडिंग 340 सपोज मान लो ये है, आपको ये क्या करेगा, आपको क्वेश्चंस दे देगा और आपको बोलेगा कि आप नोटपैड और पेन लेके अभी मेरे सामने करो। तो आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल के सामने ही आपको बोलना पड़ेगा सब आंसर। ठीक है, बेसिक आइडिया ऑन विंड एंड करेंट। मुझे क्या पूछा गया था, हेडिंग आपका जहाज का 340 है, ट्रू विंड या फिर करेंट, कोई भी एक आपको बोल देगा कि उसका डायरेक्शन, अभी ये करेंट का भी बोल सकता है या फिर विंड का भी बोल सकता है, या फिर दोनों का अलग अलग बोल सकता है डायरेक्शन। ठीक है, इसका डायरेक्शन 080 है, आपका जहाज में किधर मिलेगा आपको हवा,
हवा, या फिर अगर करंट होगा करंट आप किधर महसूस करेंगे। तो इसका ये क्या देखना चाहता है, जो बेसिक हम लोग पढ़े थे, नॉर्थ विंड, अगर आपके पास वो बोल दिया कि नॉर्थ विंड, जैसे उधर पूछा गया 080 कि आ रहा है, मतलब नॉर्थ विंड नहीं होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 080 पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उधर से हवा आ रहा है, इसका मतलब है अगर 080 के जगह बोल दिया कि नॉर्थ से हवा आ रहा है, तो मतलब क्या है, कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, व्हिच मीन्स द एयर इज ब्लोइंग टू द साउथ। मतलब नॉर्थ विंड बोल दिया कि नॉर्थ से हवा आ रहा है और साउथ के तरफ जा रहा है। 080 का मतलब क्या है, 080 से हवा आ रहा है और उसका जो रेसिप्रोकल जो कोर्स होगा उस साइड पे हवा बह रहा है। आ रहा है एक हो गया, और एक हो गया जा रहा है, ठीक है। लेकिन करंट क्या होता है, करंट सेट्स नॉर्थ, इसका मतलब क्या है कि वाटर इज फ्लोइंग टू द नॉर्थ, ठीक है। दोनों में एक डिफरेंस होता है। विंड का मतलब व्हेयर इट कम्स, किधर से आता है उसको डिस्क्राइब करता है। करंट क्या डिस्क्राइब करता है कि व्हेयर इट गोज। एक होता है कम, किधर से आता है, जो है हवा, और गोज होता है करंट, जो डायरेक्शन देगा या फिर देगा वो करंट के हिसाब से। तो ये जो सवाल पूछा गया था वैसा ही है। आप अपना जहाज बना लो, आपका जहाज का हवा किधर से आप देख लो, अभी उसके हिसाब से पोर्ट क्वार्टर, स्टार्बोर्ड क्वार्टर या बीम, या फिर ये सब पॉइंट उनको जानना है कि हाँ भाई बोलो बाव से आ रहा है हवा, या फिर पोर्ट बाव, स्टार्बोर्ड बाव, या फिर क्वार्टर से आ रहा है, या फिर बीम से आ रहा है। तो इनको ये बस जो मेन जो अपना ये होता है मतलब मार्किंग्स, उनको वो जानना होता है, ठीक है। और उनको वो देखना है कि हाँ आप करंट और इसके बारे में मतलब आपको नॉलेज है, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, कार्डिनल मार्क्स इन डिटेल्स विथ लाइट्स शो, मतलब वो आपको दिखा देगा, ऐसा आपको ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, जैसे ही उसमें दब 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 करके वाइट लाइट जलता रहेगा। जो कार्डिनल मार्क्स का भी नॉर्थ होगा तो नॉर्थ के हिसाब से जलेगा, साउथ होगा तो साउथ के हिसाब से वो जलता रहेगा। आपको वो पेज खोल देगा, बोल देगा कि आपको फिर पूछेगा ये कौन सा कार्डिनल मार्क्स या फिर ये कौन सा मार्क आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको पहले बोलना होगा कि ये नॉर्थ होगा या फिर जो साउथ है। फिर आप बोल दिए कि नॉर्थ कार्डिनल मार्क्स है, फिर आपको बोल देगा कि आप इसको इधर से देखिए, आपका कोर्स है ये 000 डिग्री आपका कोर्स है, आप उसका एक्शन बताइए, आपका जहाज क्या एक्शन लेगा इस कार्डिनल मार्क्स को अगर आप देखें। और एक चीज़ है, अगर आप गलत भी बोल दिए, सपोज आपका वाइट मार्क्स दिखा रहा है साउथ का, लेकिन आप गलती से आपको याद नहीं होगा, या फिर आप घबरा गए होंगे, या फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आप होके नॉर्थ बोल दिए, फिर भी वो आपको रुकेगा नहीं, वो आपको पूछेगा कि हाँ भाई ठीक है नॉर्थ बोलो, अभी एक्शन क्या लोगे। मतलब वो आपको जो मिस्टेक्स होता है आपको और देखेगा कि आप कितना हद तक मिस्टेक कर सकते हैं। ये भी उसका एक ये है, मतलब टेक्निक है। वो आपको रुकवाएगा नहीं कि नहीं ये साउथ नहीं है नॉर्थ है, फिर नॉर्थ का बोलो, या फिर आपको मतलब बोलेगा नहीं वो आपको चेक करेगा कि एक जब हो गया तब होने के बाद भी आप कितना हद तक उसको वो मिस्टेक्स पे आप कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्डिनल मार्क्स। ये लेकिन बहुत गहराई में पूछता है, इसका सब कुछ पूछता है, रिदम वेदम सब कुछ पूछता है। मुझे तो यही लेके शायद 15 मिनट तक बस कार्डिनल मार्क्स में ही मैं पढ़ा था, कौन सा कार्डिनल मार्क्स है, ये वो लाइट वाइट सब कुछ पूछा था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, हैव यू एवर असिस्टेड योर सेकंड ऑफिसर टू कैलकुलेट स्क्वाट। मैं बोला नहीं सर, मैं सच में ही मैं कैडेटशिप में सेकंड के साथ मैं किया ही नहीं कभी स्क्वाट कैलकुलेशन, बस नाम ही सुना था कि स्क्वाट चीज़ होता है बस। बाकी फॉर्मूला पूछा था, हाँ फॉर्मूला में बोल दिया, जो बेसिकली अपना होता है कौन सा स्क्वाट जो होता है CB × V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 फॉर जो होता है, और एक होता है 50, जो वो मैं बोल दिया था उनको। बाकी इसके लिए मैं ना बोल दिया था डायरेक्ट, उनके लिए वो कुछ बोला भी नहीं मुझे। ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक वेरिएशन कैलकुलेशन। ये भी एक सवाल पूछा गया था मुझसे। इसमें क्या पूछा गया था, वो मुझे डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल दे दिया था कि भाई आपका 2014 में आपका चार्ट में इतना वेरिएशन था, आपका अभी 2023 है आज के दिन में, और इसका 5 डिग्री 30 मिनट सपोज, और ईस्टर्ली चेंज हो गया इसका 5 सेकेंड्स या फिर जो भी है, 2023 में आप बोलो उसका वेरिएशन कैसा होगा। मुझे 10 मिनट या 5 मिनट का एक टाइम दे गया, 5 मिनट का ही, 10 मिनट, मतलब उतना नहीं देगा आपको। आप बोलेंगे कि ठीक है, फिर आप कैलकुलेट करो अपना नोटपैड में ये वो, फिर आपको पूछेगा क्या है, और आपको जो मतलब एग्जामिनर रहेगा वो एग्जैक्टली डिग्रीज और एग्जैक्टली मिनट्स
15.5 या फिर कुछ उनके उस हिसाब से ही मिलाएंगा उसको। ऐसा नहीं कि हाँ वो देख लिया कि आप स्टर्ली है तो माइनस कर दिए या फिर प्लस कर दिए, ये वो नहीं चलेगा उधर। आप उनको बस आंसर बोलो, वो मिलाएगा, ठीक है। उनको बेसिक फंडा मत बोलने का कि सर ये तो मालूम है सर कि ये इसमें ईस्टर्ली चेंज है तो माइनस, वेस्टर्ली ये प्लस। बोलेगा कि करो तुम अपना कैलकुलेटर या फिर मोबाइल का कैलकुलेटर निकालो और अभी करो, करके मुझे आंसर बताओ। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है कि आपका अगर 2 डिग्री 2011 में 2 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट था और 8 सेकेंड्स चेंज है उसका। कैसे करेंगे, जो बेसिक इधर लिखा गया है कि 2011 में आपका प्रेडिक्टेड था ये और फिर चेंज हो गया इतना, तो आपको मिलेगा 1 डिग्री 1551 वेस्ट, जो फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। मैं अभी ये डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये मालूम है आपको प्रोसेस, बस आपको एक बार ध्यान देना है इस पर, ठीक है। इसमें और एक चीज़ ध्यान में देखेंगे कि 2011 और 2014 का कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि 2023 का है। इधर 3 साल के गैप में ये कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। जो फाइनल ये है ये होगा शायद 2014 का। आप एक बार ये पेज को स्क्रीनशॉट लेके बाद में एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया गया है, आपको मालूम ही चल जाएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत घबरा गया था मैं इसमें। एक डिस्प्ले आपको ऐसा ही कुछ दिखा देगा, वो एक पेज एक स्लाइड खोल देगा, उसमें 3 टाइप का डिस्प्ले रहेगा। ऐसा हर कोई में एक डिस्प्ले है, मतलब नॉर्मल जो ऐसा ही पीपीटी रहेगा, इसमें ही आपको 3 डिवाइड कर देगा, ऐसा, ठीक है। अभी इसमें एक डिस्प्ले है, इसमें एक डिस्प्ले, इसमें एक डिस्प्ले है। अभी आप बोलो कि कौन सा वाला बेसिक है। बेसिक आप उसमें मार्किंग किया गया है ऐसे, मतलब 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर या फिर 2 3 1 ऐसा। आप उनको बोलो कि 1 नंबर सर बेसिक, मतलब कोई भी हो सकता है, अभी 3 नंबर भी हो सकता है कि हाँ 3 नंबर वाला बेसिक है, 1 नंबर वाला कस्टम है या 2 नंबर वाला स्टैंडर्ड। आपको बस बोलना है कि सर ये नंबर बेसिक डिस्प्ले है, ये नंबर स्टैंडर्ड डिस्प्ले है और ये नंबर कस्टम डिस्प्ले है। तो ये आप रेडी करके जाओ। ये पूछता है एक डिस्प्ले के बारे में, कौन सा बेसिक, स्टैंडर्ड और कस्टम डिस्प्ले होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या पूछा था, फिशिंग वेसल अदर देन ट्रॉलिंग विथ एक्सटेंडेड गियर आइडेंटिफाई करो और उसका एक्शन बताओ, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना होगा क्योंकि फिशिंग वेसल शायद रूल 26 में ही हो गया ना अपना फिशिंग वेसल। तो उसमें क्या होता है, फिशिंग वेसल एक होता है और फिशिंग वेसल अदर देन ट्रॉलिंग एक होता है। तो उसको आपको ध्यान देना होगा। विथ एक्सटेंडेड गियर भी देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, 2 लाइट इधर दे देगा और एक अपना ये लाइट और एक एक्सटेंडेड लाइट। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जाएगा। बस देख के जाइए क्योंकि इसका पीपीटी में ये रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, सम कॉलरेक्स सिचुएशन। ऐसा नहीं कि इजी कॉलरेक्स पूछता है V6 में, थोड़ा टफ पूछता है। इनिशियल वेसल क्रॉसिंग, डीप ड्राफ्ट वेसल इन नैरो चैनल में चल रहा है, उसके ऊपर कुछ सिचुएशंस पूछ सकता है। नैरो चैनल का साउंड सिग्नल, जो आपका ओवरटेकिंग का साउंड सिग्नल है, या फिर नियरिंग अ बेंड ऑफ अ नैरो चैनल, उसमें भी एक साउंड सिग्नल है, ये सब पूछता है। आरवी साउंड सिग्नल में आप एक बार, ये तो इजी है कि जहाज मेकिंग वे और नॉट मेकिंग वे, इन दोनों में क्या क्या साउंड सिग्नल है, तो ये सब बहुत इजी है। लेकिन जो नैरो चैनल का है वो हम लोग भूल जाते हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। और बाकी स्पेशल सिचुएशंस आप एक बार नज़र मार के, जो आपका पास रेडी किया होगा एग्ज़ाम का, वो एक बार देख के आप इंटरव्यू से पहले एक बार देख लीजिए ये सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एक्शंस बाय ओन वेसल इन आरवी, मतलब आपका सेम ऐसा ही कुछ सिचुएशन दे देगा कि इधर से आप जहाज है आपका हेड ऑन पे और एक जहाज दिख रहा है, इधर आपका सिचुएशन आरवी है, क्या करोगे। उनको क्या जानना है, रूल नंबर 19D1 और 2 आपको मालूम है या नहीं, कि आपको कौन सा साइड अवॉइड करना है। क्योंकि उनको लगता है कि आप हम लोगों को, मतलब सबको ही ये मिस्टेक होता है कि जो अवॉइड करने बोला गया है रूल नंबर 19 पे, हम लोग भूल जाते हैं उसको और हम लोग सोचते हैं कि वही एक्शन है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि जो उधर बोला गया है कि अगर आपका वेसल अहेड होगा तो पोर्ट साइड अवॉइड करिए, या फिर टुवर्ड्स, अगर आपका अबीम होगा तो टुवर्ड्स द वेसल, ये दोनों चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, याद होगा लेकिन मैं बस बोल दे रहा हूँ कि हाँ ये सवाल पूछता है और ये ऐसा ट्रिक्स यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या सवाल है, व्हाट इज बाव क्वेश्चन एंड बैंक सक्शन।
इसके लिए आपको सैलो वाटर, अगर आप ये बोल दिए ठीक है, अगर इसमें आप थोड़ा घबरा गए, हिचकिचा गए, तो वो सैलो वाटर में घुस जाएगा। फिर सैलो वाटर क्या होता है, सैलो वाटर का इफेक्ट्स बोलो, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप सैलो वाटर में घुस के आए हो मेन रिवर से या फिर इधर से, ये सब सवाल। अगर पहले से आप कॉन्फिडेंट हो ये सब में, ज़्यादा नहीं घुसेगा। अगर आप हिचकिचा गए तब ये सब में घुसेगा। वो देखेगा कि चलो ये चीज़ आपको नहीं भी मालूम हो सकता है, फिर भूल भी गए होंगे, लेकिन जो बेसिक सैलो वाटर का फंडा है वो आपको याद है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप देख के जा सकते हैं। और क्या है, अभी एक है शोज यू आर रूट, मतलब आपको जो मैं दिखा देता हूँ अभी कि ऐसा एक रूट दिखा देगा। अभी इसमें बहुत सारा ये सब है, ये सब है, ऐसा नहीं रहेगा, एकदम नॉर्मल सा एक रूट रहेगा। उसमें आपको कोई भी एक सेफ वाटर मार्क या फिर वो आइसोलेटेड मार्क्स भी हो सकता है या फिर स्पेशल मार्किंग भी हो सकता है। जैसे ये वाला मैं तो रेफरेंस के लिए लिया हूँ कि आपको बस इधर दिखा देगा आपके सामने सेफ वाटर या फिर कोई भी एक स्पेशल मार्क या फिर कोई भी कार्डिनल मार्क्स, कुछ भी है, आप उनमें से एक्शन क्या लोगे। ठीक है, तो बेसिक एक्शन पूछता है कि इन तीनों का आप एक बार देख लीजिए कि इन तीनों का एक्शन में क्या क्या आते हैं, तो आप ये देख के रेडी रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। If you like this video, please hit the subscribe button, like and share with your friends. Thank you.